हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट अकेडमी पर। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, जो एमपीपीएससी प्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मध्य प्रदेश के भूगोल में वन वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु, जिसमें हमें ऋतुएं, तापमान और वर्षा की चर्चा करनी है। इसी हिसाब से फिर हम प्राकृतिक संसाधन मध्य प्रदेश के, जिनमें हमें मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधनों पर बात करनी पड़ेगी। प्रमुख फसलें, जैसे कि प्रमुख फसल हमारी गेहूं, सोयाबीन, प्रमुख फसलों की बात है, यहाँ पर सारी फसलें नहीं पढ़नी है, प्रमुख फसलें। क्योंकि प्री को कम टाइम है, तो हम बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सारे लेक्चर कवर करेंगे। इसमें हमें जल संसाधन पढ़ना है, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से हर बार एक ना एक प्रश्न पूछा ही गया है। इसी प्रकार से ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ना। और फिर इसके बाद हमें मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग और मध्य प्रदेश में सेंसस, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, उनकी डेंसिटी और अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए, बिना देरी किए आज का हम टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पहला पॉइंट, जिसमें हमें वन वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार के बारे में चर्चा करनी है। लेकिन हम अपना कुछ क्रम इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों। हम मध्य प्रदेश के भूगोल में जो पहला टॉपिक है, जिसमें हमें वन वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार पढ़ने हैं, इसमें हम सबसे पहले पहाड़ियाँ और पठार के बारे में चर्चा करेंगे। उसी क्रम में हम फिर नदियाँ, वन और वनोपज की चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में। भौगोलिक विभाजन में भी हम पर्वत, पहाड़ियाँ और पठारों को कवर करने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें हमारी इसी वाले पूरे टॉपिक में कवर हो जाएंगी। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम बात करनी है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। हम अगर 1 नवंबर 2000 की बात करते हैं, 1 नवंबर 2000 से यहाँ तात्पर्य है जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब की बात कर रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 9 भौतिक प्रदेश थे। लेकिन जैसे ही हमारा विभाजन हुआ, यानी वर्तमान में हम कहेंगे छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कुल 7 भौतिक प्रदेश आते हैं। जो 2 भौतिक प्रदेश हैं, एक महानदी बेसिन, दूसरा दंडकारण्य वाला, ये छत्तीसगढ़ का भाग है, ये अब हमारा हिस्सा नहीं है। तो हमें बात करनी है अपने इन 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में। देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। अब इसी क्रम में हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे 7 भौगोलिक भाग हैं, इनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, और ये फिजियोग्राफिक ऑफ मैप ऑफ इंडिया के आधार पर है। तो ये 3 भाग कौन-कौन से हैं? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश में क्रमशः ये 5 भौतिक भाग आते हैं, जिनमें मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना पठार और नर्मदा सोन घाटी शामिल है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और उसके बाद बघेलखंड का पठार, जिसे हम पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे पठार हम कवर कर लेंगे, तो हमारे टॉपिक में दिया हुआ पॉइंट पठार वाला कवर हो जाएगा, और साथ में इन्हीं में हम मध्य प्रदेश के सारे पर्वत, पहाड़ियां कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले आप ये मैप देखिए, जिसमें हम क्या बताना चाहते हैं आपको। ये हमारा पूरे एमपी का मैप है, जिसमें आप ये वाला पार्ट देखेंगे पूरा, ये है मालवा के पठार का क्षेत्र। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है। अगर हम मालवा के पठार की बात करेंगे, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है। तो ये जो पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है मालवा के पठार का क्षेत्र। इसी क्रम में अगर हम इसके उत्तर में बात करेंगे, तो आप पूरा ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पूरा भाग, ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। और मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। तो ये हुआ अपना मध्य भारत का पठार, लोकेशन के आधार पे बात कर रहा हूँ अभी मैं। इसके बाद आप अगर ये वाला पॉइंट देख पा रहे हो अच्छे से, तो ये पूरा एरिया कहलाता है बुंदेलखंड का पठार। ये पूरा, ये बुंदेलखंड का पठार हुआ हमारा। बुंदेलखंड के पठार के ही ठीक पूर्व में आपको देखेगा, ये रीवा पन्ना का पठार है। ये पूरा हमारा रीवा पन्ना का पठार हुआ। रीवा पन्ना के पठार के अगर हम ठीक दक्षिण में बात करेंगे, तो ये पूरा हमारा नर्मदा सोन घाटी है यहाँ तक। और नर्मदा सोन घाटी के ही हम अगर पूर्व में बात करेंगे, तो ये हमारा बघेलखंड का पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है, और सबसे छोटा पठार भी, या भौगोलिक सबसे छोटा भाग भी, बघेलखंड का पठार कहलाता है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी अगर हम पठार की बात करेंगे, तो वह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह देखिए, सबसे दक्षिणी भाग है और सबसे दक्षिणी पठार है। अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो हम बताएंगे मालवा का पठार। सबसे निचला भाग कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी। तो ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें एक मैप बनाना है, और मैप के आधार पर, ये जैसे हमने मैप में सारे पार्ट्स देख लिए, अब हम एक एक करके इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, है ना, बघेलखंड का पठार। तो ये सारे पठार हमें अपने कवर करने। तो देखिए दोस्तों, जो नर्मदा है, ये सबसे निचला भाग माना जाता है मध्य प्रदेश का। तो ये सारे पॉइंट कुछ अपन ने मैप में देख लिए। अब हम एक एक करके पहले इन पांचों पठार की, एक हम इनका क्षेत्रफल और परसेंटेज में इनका देख लेते हैं भौगोलिक भाग कितना है। तो देखिए, ये रहे हमारे सारे भौतिक भाग।
ये रहे हमारे सारे भौतिक भाग। जैसे मालवा, मालवा पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर और ये कुल मध्य प्रदेश के 28.6% भूभाग को कवर करता है। इस क्रम में हम कह सकते हैं मालवा का पठार सारे भौतिक भागों में, जैसे कि नर्मदा, सतपुड़ा, मध्य भारत, रीवा, पन्ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सब में सबसे ज्यादा क्षेत्र रखने वाला पठार, और ये क्रम से ही लिखे हैं मैंने। इसी क्रम में आप नर्मदा सोन घाटी की बात करोगे तो 86,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और परसेंटेज के रूप में 26%। सतपुड़ा 34,000 किलोमीटर स्क्वायर, 11% क्षेत्रफल रखता है। मध्य भारत का पठार 32,892 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, परसेंटेज में 10.70। रीवा पन्ना का पठार 31,954 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र रखता है, 10.37 परसेंटेज के हिसाब से। इसी क्रम में बुंदेलखंड और बघेलखंड है, क्रमशः 23,737 किलोमीटर स्क्वायर और 21,577 किलोमीटर स्क्वायर। ये 7.7 और ये 7%। अगर हम कह सकते हैं जो बघेलखंड का पठार है यह सबसे छोटा भौतिक भाग कहलाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक एक से अपने सारे पठार स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक दो पॉइंट और बताएंगे, यही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था जो कि फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के आधार पर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के कुल 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं। वो 3 भौगोलिक क्षेत्र हमने अभी कवर किए। कौन कौन से 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं क्रमशः देखिए, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बगलखंड का पठार, या जिसको हम पूर्वी पठार भी बोलते हैं। तो क्रमशः ये तीन जो पार्ट डिवाइड किए गए हैं किसके हैं, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के। किंतु अगर हम भारत के राष्ट्रीय मानचित्र की बात करते हैं तो इस आधार पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके आधार पर दो भौगोलिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से, मध्य उच्च प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र। देखिए, अगर मध्य उच्च प्रदेश में बात करते हैं तो क्रमशः इसमें आ जाता है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन कंगारी या रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल श्रेणी। हालांकि हमें ये वाला विभाजन याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो भारत की दृष्टि से ये दो भाग हैं इसके। वहीं हम यहाँ पे बात करते हैं तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पूर्वी पठार वाला भाग यहाँ पे आता है। देखिए, अब हम मध्य उच्च प्रदेश की बात करते हैं सबसे पहले। अगर हम मध्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले ये पूरा आप डायग्राम देखिए जिसमें मध्य उच्च प्रदेश को दिखाया गया है। केवल संपूर्ण मध्य प्रदेश का डायग्राम नहीं है, ये है केवल मध्य उच्च प्रदेश का। तो इस हिसाब से हम देखेंगे ये पूरा पार्ट यहाँ से, ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, मध्य उच्च प्रदेश। तो ये मध्य उच्च प्रदेश का हमारा मैप हुआ, जिसमें कौन कौन से पठार शामिल हैं क्रमशः, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। ये सभी किसका भाग है, तो हम कहेंगे ये है मध्य उच्च प्रदेश। अब आप देखिए मध्य उच्च प्रदेश क्रमशः 5 भागों में डिवाइड है। और अब यहाँ पे अगर आप सीमा देखेंगे तो इसके पश्चिम में देखिए अरावली पर्वत है, उत्तर में यमुना नदी है और दक्षिण में हम कह सकते हैं सोन नदी घाटी और नीचे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या बघेलखंड का पठार आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह एक त्रिभुजाकार आकृति है। तो देखिए, यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हमारा सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है, सॉरी जो मध्य उच्च प्रदेश है, यह नर्मदा सोन घाटी, अरावली और यमुना नदी के बीच एक त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट है यहाँ पे ये। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है, यानी पूरे प्रदेश का 82% मध्य उच्च प्रदेश का है, क्योंकि इसमें टोटल 5 भौतिक क्षेत्र हमारे शामिल हैं, जिसमें मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी शामिल है। इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग माना जाता है। अगर हम इसके ढाल की बात करेंगे तो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। कैसे बता सकते हैं, तो अधिकांश इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां या तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं या उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इस वजह से इसका ढाल ये बताया गया है। संपूर्ण विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसी क्षेत्र में स्थित है। हमारी जो पूरी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग है और इसके अंतर्गत कुल 5 भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। अब ये 5 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं क्रमशः हम एक एक से इन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य भारत के पठार की। अगर हम मध्य भारत के पठार की बात करते हैं तो इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप जब इस मैप को बनाएंगे तो देख पाएंगे कि सबसे उत्तर में है। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट मध्य भारत का पठार है, तो ये जो लोकेशन है यहाँ से और इतना हिस्सा यहाँ पे, ये सबसे उत्तरी भाग माना जाता है मध्य प्रदेश का। इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये टर्सरी युग की चट्टानों से निर्मित हुआ है। टर्सरी युग क्या होते हैं, जब हम ज्योग्राफी में पृथ्वी का जो हम टाइम स्केल पढ़ रहे होंगे वहां पर ये आपको बातें जानने को मिलेंगी कि टर्सरी युग क्या होता है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल अभी हमने देखा था 32,892 किलोमीटर स्क्वायर है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.70% भाग है। और यह प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है। जैसे मालवा, नर्मदा, इन सब के बाद अगर हम बात करेंगे तो चौथे नंबर का यह पठार है।
अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है, यानी यहाँ की जलवायु है विषम है। गर्मियों का टेम्परेचर रहा 40 से 45 और सर्दियों का रहा 10 से 18। ये ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप इन पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, वर्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ का वर्षा है 55 से 75 सेंटीमीटर। चूंकि सबसे कम इसी क्षेत्र में वर्षा होती है, जबकि मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद जिले में होती है, जो कि इसी पठार का एक जिला है। ठीक है। अगर हम यहाँ की वनस्पतियों की बात करते हैं तो अब देखिए, जैसी वर्षा वैसी वनस्पति, तो यहाँ पर शुष्क और कटीले या झाड़ीदार वन मिलेंगे। मृदा यहाँ की जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदी अपने मार्ग में जिस मृदा को बहाकर लाती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और चूंकि इस पूरे क्षेत्र में सबसे प्रमुख नदी है चंबल, इसलिए यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा। अगर हम यहाँ पे फसलों की बात करेंगे तो प्रमुखतः यह क्षेत्र सरसों की फसल के लिए फेमस है। इसके अलावा गेहूं, मूंगफली, तिल भी होती है। सर्वाधिक सरसों दोस्तों, पहला जिला है भिंड मध्य प्रदेश में और दूसरा है मुरैना। इसीलिए इस पठार को सरसों उत्पादन की हांडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें बात करते हैं, अगर यहाँ की नदियों की हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में की नदियां हैं चंबल, सिंध, पार्वती, कूनो, आसन नदी। मैदान, यहाँ पर यमुना और चंबल जब आपस में मिलती हैं तो ये लश्कर का मैदान बनाती हैं। ग्वालियर में एक जगह है लश्कर, तो लश्कर वाला पार्ट ये इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। अगर यहाँ के उद्योगों की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ औद्योगिक केंद्र हैं, जैसे कि मालनपुर जो कि भिंड में स्थित है, वानमोर जो कि मुरैना में स्थित है, बदरवाह जो कि शिवपुरी में स्थित है। और सरसों के तेल के कारखाने आपको इस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम वृक्ष की बात करेंगे तो खैर, बबूल, सागौन, यानी जो कटीले वन है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है तो यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर फेमस है ग्वालियर का किला, मोती महल, गुजरी महल जो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। और अगर हम इस पठार के सीमा निर्धारण की बात करते हैं तो इसके उत्तर में यमुना का मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण में मालवा का पठार है और इसके पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है। तो ये इसका हमारा जो भौतिक विभाजन था ये हुआ, सीमा निर्धारित हुई। इसके अलावा हम दोस्तों जानते हैं चंबल नदी के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, सॉइल एरोजन होता है, प्रॉपर मुरैना जिले में, जो कि बीहड़ों के लिए बहुत फेमस है। तो हम कहते हैं मध्य प्रदेश में बीहड़ अगर कहीं पाए जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे मुरैना वाले इलाके में। ठीक है। तो बीहड़ का निर्माण किसकी वजह से होता है? चंबल नदी की वजह से। और जो चंबल नदी है यहाँ पर मृदापन, जिसको अपन रेंगती हुई रेत भी कहते हैं, इस प्रकार से ये जो चंबल नदी का पूरा क्षेत्र है ये जाना जाता है। तो बीहड़ों के लिए सबसे फेमस है, जिसको हम कहते हैं डकैतों या दस्युओं का आश्रय स्थल माने जाते हैं बीहड़। अगर हम इस क्षेत्र के प्रमुख जिलों की बात करेंगे तो क्रमशः इस क्षेत्र में जो जिले पाए जाते हैं वो हैं आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी का पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी शिवपुरी। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पठार कवर हुआ, जिसमें हमने पढ़ा है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार किसका भाग है? तो हम बताएंगे मध्य भारत का पठार है यह मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग है। अब मध्य उच्च प्रदेश का जो नेक्स्ट पठार है हम उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार की। आइए दोस्तों, अब हम बुंदेलखंड के पठारों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। देखिए दोस्तों, इसे मध्य उच्च प्रदेश और उत्तर पूर्वी पठार, अब समझिए ये दो पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं। तो जो बुंदेलखंड का पठार है यह मध्य उच्च प्रदेश का उत्तर पूर्वी पठार है। अगर हम मध्य उच्च प्रदेश क्या है आप मैप में देखिए, इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो पठार स्थित है वह पठार बुंदेलखंड का पठार है। यह तीन ओर से अर्धचंद्राकार रूप में क्रमशः पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहट स्कार्प और चंदेरी घाट से घिरा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पठार है जो अर्धचंद्राकार रूप में पाया जाता है, तीन ओर से घिरा हुआ है, तो आप बताओगे बुंदेलखंड का पठार। यह क्रमशः दोस्तों पूर्व कैम्ब्रियन युग की जो गुलाबी नीस की चट्टानें हैं उनसे निर्मित है, जिसको हम आर्कियन क्रम की चट्टानें भी कह सकते हैं। तो यह मुख्यतः नीस की चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्रफल है हमने देखा था 23,737 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉइंट में हम परसेंटेज बात करेंगे तो 7.7% है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा भाग है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक भूभाग कौन सा है? बघेलखंड का पठार। तो उसके बाद दूसरा जो कोई है वो है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ की जलवायु, यहाँ भी अधिक गर्मी अधिक सर्दी, इसलिए विषम जलवायु। इसका तापमान देख लीजिए 40 से 42, और सर्दियों में 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ का पाया जाता है। वर्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी सी शाखा वाली से। मृदा यहाँ पर लाल, काली, दोमट, यानी हम कह सकते हैं मिश्रित मिट्टी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फसल की बात करेंगे तो गेहूं, मूंगफली, मक्का, ज्वार हमें देखने को मिलती है। वन एवं वनस्पतियों में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती मूल मिलते हैं। यहाँ पर बक्सवाहा के जंगल जो कि छतरपुर में है जाने जाते हैं। तेंदुपत्ता सर्वाधिक होता है हमारे मध्य प्रदेश में। पूरे देश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो संभाग, सागर संभाग संभाग में, और जिले की बात करेंगे तो सागर जिले में। इसके अलावा खैर, पलाश और नीम के भी वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। खनिज की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गेरू, हीरा के लिए ये जाना जाता है। उद्योगों की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टोन क्रेशर
और बीड़ी उद्योग देखने को मिलते हैं। ऑयल रिफाइनरी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के सागर के बीना में मिलती है और प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र निवाड़ी जिले में स्थित है। तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका ये योगदान है। नदियां हैं प्रमुखता यहाँ की बेतवा, धशान, केन और पहुंच। इसके अलावा अगर हम इस पठार की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 150 से 400 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। किंतु इस पठार की सर्वोच्च चोटी है वह है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ये आपको छतरपुर जिले में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इस क्षेत्र के जिले की बात करेंगे तो यहाँ मुख्यतः दतिया, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ जिला जो कि पूर्णतः इसी पठार के हिस्से हैं। इसके अलावा आंशिक रूप से पन्ना, शिवपुरी, सागर और अशोकनगर ये भी इस पठार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आंशिक रूप से। इसकी सीमाएं बात करेंगे तो उत्तर में यमुना या अवध का पठार पाया जाता है। इसके पूर्व में गंगा का मैदान, दक्षिण में रीवा पन्ना पठार। अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो मध्य पठार, और दक्षिण पश्चिम में बात करेंगे तो इसके मालवा का पठार स्थित है। अच्छा, लोकेशन आप कैसे देखेंगे? देखिए, एक बार मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, इसके आधार पर आप लोकेशन बता पाएंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। अब इसमें आप देखिए, ये रहा मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार के दक्षिण में मालवा का पठार है। अच्छा, पूर्व में क्या है आप बताओगे? बुंदेलखंड का पठार है। उत्तर में नर्मदा का मैदान है। इसी प्रकार से ये रहा मालवा का पठार। मालवा के पठार के उत्तर में ये हमारा मध्य भारत का पठार रहा। दक्षिण में बात करेंगे तो नर्मदा सोन घाटी है। पूर्व में बात करेंगे तो रीवा पन्ना का पठार। उत्तर पूर्व में बात करेंगे तो बघेलखंड का पठार। और इधर बात करेंगे तो यहाँ पे है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार से ये लोकेशन आप देखिए, लोकेशन के आधार पे आप बता पाओगे कि इनकी सीमा किस किस के द्वारा साझा होती है। सीमा निर्धारण किन किन पठारों या नदियों या मैदानों के द्वारा होता है। आई होप ये समझ पाएंगे आप। चलिए, तो हम अपने फिर से टॉपिक पे आते हैं और हम बात कर रहे थे इसके सीमा निर्धारण की। तो हमने कहा उत्तर में यमुना का या अवध का पठार, इसके पूर्व में रीवा पन्ना पठार, पश्चिम में मध्यभारत पठार, और दक्षिण में रीवा पन्ना पठार, और पूर्व में गंगा का मैदान स्थित है। अगर हम पर्यटन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर मुख्य पर्यटन क्षेत्र के आधार पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है सोनागिरी का नाम, जो कि दतिया में स्थित है। दतिया में ही माँ पीताम्बरा पीठ का मंदिर है। इसके अलावा खजुराहो जो कि छतरपुर में स्थित है। अगर यहाँ की बोली की बात करेंगे तो बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। बुंदेलखंडी बोली के हिसाब से अगर देखेंगे तो याग्निक द्वारा रचित आलाखंड मुख्य फेमस साहित्य माना जाता है इस क्षेत्र में। तो ये हुआ बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट पठार है रीवा पन्ना का पठार दोस्तों, जो कि मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही शामिल है। तो अब हम बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में। देखिए दोस्तों, हम रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं तो यह प्रदेश का उत्तर पूर्व में स्थित है। 31,954 किलोमीटर इसका स्क्वायर है। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 10,37। इसमें शामिल जिले हैं क्रमशः दमोह, पन्ना, सतना, रीवा। दोस्तों आप मैप जरूर देखते चलना। जब आप इन पठारों को नोट डाउन करेंगे तो साथ में एक आप मैप बनाना रफली। मैप की कोई भी आपके पास बुक हो उसके द्वारा आप मैपिंग के थ्रू जिलों को देखिए किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये देखिए। मैपिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मैप से ही आ जाते हैं। अब यहाँ के हम जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर साधारण गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। तापमान यहाँ का देखते हैं तो गर्मियों में तापमान रहता है 40 से 42, सर्दियों में रहता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर यहाँ की वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। और मृदा की बात करेंगे तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फसल है यहाँ की गेहूं, धान, तिल। वन एवं वनस्पति क्षेत्र में तो यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन मानते हैं वन पाए जाते हैं, जिसमें बांस, आम, शीशम, सवाई घास, महुआ इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। चट्टानें यहाँ पर कोड़प्पा और मिंधन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नदियां हैं यहाँ की टॉन्स, केन, बीहड़, छोटी मंदाकिनी, ये सारी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। खनिज के क्षेत्र में यहाँ चूना पत्थर और जिप्सम और हीरा देखने को मिलेगा। हीरा मुख्यतः पन्ना में, और चूना पत्थर बेसिकली आपको कटनी में मिलेगा, इसलिए कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए, अगर हम इस क्षेत्र के उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योग केंद्र है यहाँ के पुरैना, जो कि पन्ना में स्थित है, सतना में है। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री, और कटनी के बारे में मैंने आपको बताया, इसको चूना नगरी भी कहा जाता है। अगर इस पठार की सर्वोच्च चोटी की हम बात करेंगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है गुडविल। गुडविल को ही सद्भावना शिखर के नाम से जाना जाता है, या कालुम्बी शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर, जो दमोह के संग्रामपुर घाटी में स्थित है। इसके अलावा जबेरा का गुंबद भी आपको दमोह में देखने को मिलेगा, और दमोह इस पठार का हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं रीवा के पन्ना के पठार में ही जबेरा का गुंबद पाया जाता है। अगर इसके सीमा निर्धारण की बात करते हैं तो इसके उत्तर में गंगा घाटी, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, अगर हम बात करेंगे दक्षिण में बघेलखंड का पठार, और पश्चिम में मालवा का पठार स्थित है। जैसा कि मैंने भी आपको मैप दिखाया था, आप मैप में देखिए, और मैप के आधार पर आप समझ पाएंगे कि हाँ, इसकी सीमा का निर्धारण किस किस के द्वारा होता है। बोली की बात करेंगे तो यहाँ के पूर्वी भाग, जो कि जैसे पूर्वी भाग का मुख्य जिला है रीवा, तो रीवा में बोली जाती है बघेली। और पश्चिमी भाग की बात करेंगे जैसे कि पन्ना, तो उसमें बोली जाती है बुंदेली। यानी बघेली और बुंदेलखंडी दोनों ही बोली यहाँ पर बोली जाती हैं। इसके अलावा अगर हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करते हैं यहाँ के दोस्तों, तो आपको चित्रकूट, मैहर, गोविंदगढ़, जिसको हम सफेद शेरों के लिए जानते हैं, भरूच स्तूप जो कि सतना में स्थित है, रीवा का किला, ये सांस्कृतिक दृष्टि से आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा रीवा पन्ना का पठार हुआ। अब हम बात करते हैं क्रमशः मालवा के। देखिए दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, पेपर को ज़्यादा समय नहीं है। आप केवल कंटेंट लीजिए, फैक्ट पर अपनी कमांड बनाइए, नोट्स बनाइए, खत्म काम। ज़्यादा कहानी महानी के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। तो आप केवल फैक्ट को देखिए, कंटेंट को देखिए और अपना काम कीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार
खास क्या है, मालवा के पठार में कौन-कौन सी भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं, ये सब देखते हैं। तो मालवा का पठार, इसका क्षेत्रफल है 88,222 किलोमीटर, 28.6% है पूरे मध्य प्रदेश का, इसलिए यह सबसे बड़ा भाग माना जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। निर्माण की बात करेंगे तो ये लावा द्वारा या दक्कन टाइप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण का सामान्य सा तात्पर्य क्या है? अर्थात यहाँ पर सामान्य गर्मी और सामान्य सर्दी हमें देखने को मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं गर्मियों में ना अधिक गर्मी और सर्दियों में ना अधिक सर्दी पड़ती है। इसीलिए और हाँ, यहाँ का ग्रीष्म काल का टेम्परेचर की बात करेंगे तो 40 से 42 और शीतकाल का टेम्परेचर यहाँ पे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वर्षा यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। चूंकि चीनी यात्री फायान है, उसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा की जलवायु को कहा है। इसके अलावा यहाँ पर वनों वनस्पतियां तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, जिनमें क्रमशः सागौन, साल, शीशम ये वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मालवा के पठार का हमने वन्य वनस्पति देखी। अब हम मृदा की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यतः साधारण काली मिट्टी देखने को मिलती है। फसल में बात करेंगे तो गेहूं, चना, सोयाबीन, आलू, अफीम देखने को मिलता है। यानी कि अफीम एकमात्र इसी पठार में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गेहूं, सरबती गेहूं की एक किस्म है जिसके लिए सीहोर जिला प्रसिद्ध है। और मालवा को गेहूं उत्पादन की डलिया कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक गेहूं अगर किसी पठार में होता है तो वह मालवा का पठार है, इसलिए इसको गेहूं उत्पादन की डलिया कहा जाता है। यहाँ पर बोली क्रमशः मालवी और भीली, चूंकि भील जनजाति सर्वाधिक इसी पठार में देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर भीली बोली भी बोली जाती है। नदियां यहाँ की मुख्यतः चंबल, माही, काली सिंध, बेतवा, छिप्रा, सरस्वती, खान, गंभीर, हथनी, नेवज, लखुंदर। चूंकि अधिकांश नदियां केवल इसी पठार से निकल रही हैं, इसलिए इस मालवा के पठार को नदियों का मायका कह दिया जाता है। मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका कहते ही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जो मालवा का पठार है उसी नदियों का मायका कहते हैं। अब यहाँ की चोटियों की बात करते हैं तो यहाँ पर सिगार, जानापाव, धजारी और गोमनपुर ये चोटियां देखने को मिलती हैं। क्रमशः इनकी ऊंचाई 881, 854, 810, 510। लेकिन सर्वोच्च चोटी यहाँ की है सिगार। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सिगार। उद्योगों की दृष्टि से हम बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकांश आपको सूती वस्त्र और सुगरमल देखने को मिलेंगी। सूती वस्त्र में प्रथम स्थान है इंदौर का। इसके अलावा यहाँ पर कुछ औद्योगिक केंद्र हैं, जैसे कि पीथमपुर धार में, मंडीदीप रायसेन में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में, मक्सी शाजापुर में, जग्गाखेड़ी मंदसौर में। विंध्याचल श्रेणी है और कर्क रेखा यह इस पठार के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती हैं, हमें ये बात भी याद रखनी है। इसके अलावा इसका सीमा निर्धारण देखते हैं तो उत्तर में मध्य भारत का पठार, पूर्व में रीवा पन्ना, दक्षिण में नर्मदा घाटी और पश्चिम में अरावली पर्वत। इसके अलावा उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार देखने को मिल जाता है, अभी हमने मैप में भी देखा। इसके मुख्यतः जिले में आप याद रखोगे क्रमशः इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, झाबुआ, मंदसौर, अलीराजपुर। देखिए अलीराजपुर, झाबुआ आपको जब हम नर्मदा सोन घाटी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखने को मिल जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में मांडू, महाकालेश्वर, सांची आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा मालवा का पठार कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी। देखिए दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित जो एक पूरा क्षेत्र है वह नर्मदा सोन घाटी कहलाता है। इसका जो पश्चिमी भाग है दक्कन ट्रैप से और पूर्वी भाग विंध्यन समूह से कुड़प्पा शैलों से निर्मित है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 86,000 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात पूरे मध्य प्रदेश का है 26% है। अर्थात यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है। चूंकि यहाँ पर अगर हम नदियां बात करेंगे तो स्वयं नदी नर्मदा की जितनी सहायक नदियां हैं वो भी इसकी नदियों क्षेत्र में आएंगी, साथ में सोन नदी। अगर हम जिले की बात करते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर क्रमशः 16 जिले स्थित हैं। इन्हीं में क्रमशः नाम आता है शहडोल, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर। ये मुख्यतः यहाँ के जिले हैं। मृदा की बात करेंगे तो अगर हम ये पूरा एक नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र मान लेते हैं तो इसके अगर हम पूर्वी भाग की बात करते हैं तो पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगी लाल पीली मिट्टी, मध्य भाग में आपको हल्की गहरी काली मिट्टी दिखेगी और पश्चिमी भाग में हल्की काली मिट्टी देखने को मिलेगी। इसी क्रम में अगर हम फसल की बात करते हैं तो फसल को भी इसी क्रम में बांटा गया है। अगर हम पूर्वी भाग की बात करेंगे तो हमें धान देखने को मिलेगी, मध्य भाग में गेहूं, मूंग, चना देखने को मिल जाएंगे और पश्चिमी भाग में हमें कपास, मूंगफली और मिर्च देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से हम वनस्पति वन मुख्यतः इसके अर्ध पर्णपाती और पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। अर्थात हम कहेंगे पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे आपको साल, शीशम, बांस और पश्चिमी भाग में क्रमशः सागौन, पलास और बबूल आपको देखने को मिल जाएगा। इसी क्रम में अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु भी इसके दो क्षेत्र में मिलती है, एक तो पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी में आपको देखने को मिल जाएगी साधारण गर्मी, अधिक ठंड। इसी प्रकार से पश्चिम में आपको देखने को मिल जाएगी साधारण अधिक गर्मी और साधारण ठंड। ये टेम्परेचर है दोस्तों। दूसरा, यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात पूर्वी भाग में 125 सेंटीमीटर वर्षा, मध्य भाग में 100 सेंटीमीटर वर्षा और पश्चिमी भाग में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी हिसाब से उद्योगों की बात करेंगे तो पश्चिम में मोटर वाहन उद्योग, मध्य में बीड़ी उद्योग और अंत में खनिज आधारित उद्योग मिलेंगे, जिनमें से सोना, बॉक्साइट प्रमुख हैं। पर्यटन की बात करेंगे तो यहाँ क्रमशः अमरकंटक, ओमकारेश्वर, धुआंधार, कपिलधारा जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इसकी सीमा निर्धारण उत्तर में इसके मालवा का पठार है, पश्चिम में अरावली पर्वत, पूर्व में बघेलखंड का पठार और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। बोली क्रमशः यहाँ पर पश्चिमी भाग में निमाणी, मध्य भाग में भुआना बोली और पूर्वी भाग में बघेली बोली देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार से आज हमने
नर्मदा सोन घाटी तक कंप्लीट किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मध्य उच्च प्रदेश है, उसको हमने आज के लेक्चर में कवर किया। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम अब बात करेंगे थोड़ा मैकाल श्रेणी की। इसके अलावा पूर्वी पठार में जिसमें बघेलखंड का पठार बचा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि हमने आज के लेक्चर में अपना जो है मालवा का पठार कंप्लीट किया, मध्य भारत का पठार कंप्लीट किया, बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट किया, रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट कर लिया और नर्मदा सोन घाटी। अब हमारे बचे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार। अगले लेक्चर में हम इन दोनों को कवर करते ही साथ में इन्हीं के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। तो जाइए चैनल को ज्वाइन करिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।